तो भाई लोग थ्योरी ऐसी बनाओ कि 4 लोग चौराहे पे खड़े होके बोले झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं 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 नहीं, आज मैं एक ऐसी थ्योरी लेके आया हूँ जिसे सिर्फ 4 लोग नहीं, ये जितने भी 1300 लोग हैं वो सब यही बोलने वाले हैं। ये क्या बक रहे हो? क्योंकि अभी आया लेटेस्ट चैप्टर लुकिज्म का, और तुम लोग को क्या सही में लगा था कि इन दोनों लोगों की शक्ल मिलती है? नहीं नहीं यार, मुझे तो डैनियल की मम्मी और उसकी शक्ल कहीं से भी मैच नहीं हो रही। तो क्या मतलब डैनियल अडॉप्टेड है? तो इस बात का भी मैं तुम लोग को आगे आंसर दूंगा, लेकिन लेट्स बिगिन द थ्योरी विथ चार्ल्स चोई। अबे क्या पागल वागल समझाए? सही बोला मैंने। चार्ल्स चोई कहाँ से आया भाई लोग? स्टार्ट होने वाली है ये थ्योरी चार्ल्स चोई से, एंड जाएगी ये थ्योरी टू द सेकंड बॉडी डैनियल चार्ल्स चोई, यानी हमारे एलिट चच्चा जो गैब्रम किम की ओरिजिनल बॉडी में बैठे हुए हैं। ये क्या बक रहे हो? एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट में गाली लिखने से पहले ये सुन लो। वो जो शैडो में बंदा है वो हो सकती है गैब्रम किम की बॉडी जिसके अंदर एलाइट की कॉन्शियसनेस है। एंड मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि जब इससे पहले वाले चैप्टर में जिन्निंग मामा को बकरे की तरह काट दिया गया था तब जिन्निंग मामा ने बोला था तुझे सही में लगता है ये सब करने से गैब्रम किम वापस आ जाएगा? तुझे सही में सब बच्चा बोलते हैं, सही बोलते हैं। और ये सुन के हमारे जेम्स उल्ली का उसकी लुट से छोटा ईगो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सरेआम मार देता है हमारे जिन्निंग मामा को। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस शायद से जेम्स का प्लान होगा गैब्रम किम की ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को उसकी ओरिजिनल बॉडी के अंदर उठाना, बिकॉज जिन्निंग मामा ने इन दोनों का नाम सेम सेंटेंस में लेके हम सारे के सारे फैंडम वालों को चूतिया बनाया तुमको। अब ये बेटे हैं, भाई हैं, कपल हैं, गे कपल हैं, लेस्बियन, शायद से हमारे जो चार्ल्स चोई की कॉन्शियसनेस है जो उसकी सेकंड बॉडी में है, जो कि है हमारे गैब्रियम चच्चा की बॉडी। एंड यही एक्सप्लेन करता है कि जिन्निंग मामा को इतनी श्योरिटी क्यों थी कि चार्ल्स चोई कभी ना मरने वाला, क्योंकि जब रिपोर्टर किम जिन्निंग पार्क को रिपोर्ट करने गई थी कि चार्ल्स चोई मर चुका है ऑफिशियली, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया ना भैया ना, चार्ल्स चोई ना मरने वाला। तो शायद से जिन्निंग मामा को पता है चार्ल्स चोई के कुछ अंदर के राज। एंड फिर आता है ये थर्ड सिबलिंग जिसकी आइडेंटिटी हमें अभी के चैप्टर में पता लगी है, यूरी पार्क, थर्ड सिबलिंग ऑफ पार्क फैमिली। देखा जाए तो पूरी की पूरी पार्क फैमिली बहुत ज्यादा गोटेड है। इसका बाप सैंक्चुअल पार्क, इसका मामा जिन्निंग पार्क मिरर किंग, एंड जिन्निंग पार्क का भांजा डैनियल पार्क जिसके पास दो बॉडी है, जिन दोनों बॉडी के अंदर यूआई है। लेकिन फिर ये किसकी बॉडी है? देखो अभी रिसेंट चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सुनी जो की थी हमारे डैनियल के बाप के थ्रू। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि डैनियल की मम्मी के टोसा, तो डैनियल की मम्मी कभी भी माँ बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या डैनियल पार्क अडॉप्टेड है? नहीं। According to me, शायद से डैनियल पार्क is kind of like a creation of जिन्निंग पार्क in the body of सैंक्चुअल पार्क। ये क्या हो गया? एंड उसके अंदर शायद से यूआई इसीलिए आया होगा क्योंकि सैंक्चुअल पार्क की बॉडी के अंदर हमारे जो यामाजाकी सिंडिकेट के बंदे हैं, या फिर हमारे प्योर यामाजाकी का ब्लड इंजेक्ट किया गया होगा सैंक्चुअल के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैंक्चुअल के डीएनए को लिया होगा और यामाजाकी के डीएनए को लेके उसको मर्ज कराने की कोशिश की होगी एंड उसकी कॉन्शियसनेस को उठाने की कोशिश की होगी सैंक्चुअल की बॉडी के अंदर। लेकिन इस डीएनए इमर्जेंट से सैंक्चुअल को कोई बहुत भयंकर वाली बीमारी हो जाती है विच रिजल्टिंग इन हिज डेथ। फट गई गंडिया गंडिया मेरी गंडिया। एंड इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ कुछ बंदों को पता था, जैसे कि डैनियल की माँ और डैनियल के बाप की माँ। लेकिन डैनियल की माँ को शायद से पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, इसीलिए पिछले चैप्टर्स में जब डैनियल पार्क अपने बाप के मरने का सबूत मांगता है तो उसकी माँ बोलती है कि यार तेरे डैड बहुत ज्यादा इल थे इसीलिए वो मर गए। इनको क्या ही पता है? जिन्निंग पार्क ने तेरे बाप को कभी नहीं मारा। लेकिन सच तो ये है उनकी डेथ शायद से डीएनए फ्यूजन की वजह से हुई होगी, एंड जो कि डैनियल की दादी मानती है, इसीलिए वो जिन्निंग पार्क को इस सब कर्म कांड का दोषी ठहराती है एट द एंड। इसीलिए स्टार्टिंग में डैनियल को तो चांटे भी पड़े थे जब वो जिन्निंग पार्क की तरह दिख रहा था। एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस फोटो, ये फोटो हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, क्योंकि यहाँ पीछे सुपरमार्केट का नाम है यूना सुपरमार्केट, एंड यूना नाम है हमारे जिन्निंग पार्क की पार्टी की सेकंड इन कमांड यूना का। वाह, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? उसके तो हाथ कटवा देनी चाहिए। अरे अरे मेरे क्यों कटवा? तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है ये जो यूना के हाथ में बच्चा है वो और कोई नहीं जेम्स ली हो। एंड इस पे मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहाँ पे लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन स्टिल मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड ये फोटो चार्ल्स चोई और जेम्स ली इसीलिए संभाल के रखते हैं बिकॉज
उसकी बीवी और उसकी मम्मी की ये आखिरी निशानी है। ये एक ही फोटो है जहाँ पे ये तीनों साथ में हैं। इसीलिए वो लोग इसको इतना ज्यादा सिक्योर करते हैं, इवन गन तक को उस स्कूल की रक्षा करने के लिए भेजा हुआ है इन लोगों ने। एंड आफ्टर सम टाइम जब जेम्स बड़ा हुआ तो हमारा जो ओजी आधा ठाकुर है यानी चार्ल्स चोई, वो बहुत ज्यादा हार्श होने लग गया जेम्स ली के प्रति। भाई मर्द का जीवन बहुत ज्यादा दुखद होता है, हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड चार्ल्स के इसी हार्श बिहेवियर की वजह से जब जेम्स ली धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होता गया, उसको ऐसा लगने लगा कि वो चार्ल्स चोई का बच्चा ही नहीं है, मतलब ऑफिशियल बच्चा नहीं है जिसे वो एक्नॉलेज करे या फिर अच्छा बोले। वो बंदा इतना ज्यादा हार्श है पैसे के टुवर्ड्स, मतलब उसको अपनी बेटी भी मारनी पड़ जाए। ओ वेट, हमने देखा था ना। लेकिन जेम्स ली का ऐसा नहीं है। जेम्स ली भी उन्हीं बच्चों में से आता है जिन्हें अपने बाप से एक्नॉलेजमेंट की भूख होती है। उसे भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए था चार्ल्स चोई का, लेकिन उसे मिला क्या बदले में? लेकिन शायद से थ्रू आउट द ग्रोथ वो गैब्रम किम से भी मिला होगा, जहाँ पे गैब्रम किम उसको बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्किल। एंड यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जेम्स क्यों रिवाइव करना चाहता है गैब्रम किम को, जस्ट बिकॉज चार्ल्स चोई ने बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया जेम्स को फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन जब वो गैब्रम किम से मिलता है तभी वो उसको एकदम एडमायर करने लग जाते हैं, उसको प्रेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जेम्स ली के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रिस्पेक्ट से याद है, एक बंदे को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं भाती है, वो ये चार्ल्स चोई। लेकिन ये बंदा अपने बच्चों के टुवर्ड्स इतना ज्यादा हार्श है कि इसने जेम्स को इतने सारे कमांड्स दिए एंड उसमें से शायद से एक कमांड ये भी होगा कि तू जाके गैब्रम किम को मार दे उस मैक्सिको के दरिंदे के साथ। लेकिन उसने स्टार्टिंग में तो बात मान ली जस्ट टू गेट सम एक्नॉलेजमेंट एंड एडमायरेशन फ्रॉम हिज ओन फकिंग फादर। उसने उसको फिर भी एक्नॉलेज नहीं किया होगा, जिस वजह से जेम्स ली बहुत ज्यादा गिल्ट ट्रिप में चला जाता है कि उसने उस बंदे को भी मार दिया तो बंदा उसे प्रेस और एडमायर करता था, और एक ऐसे बंदे के कहने पे मारा जो उसकी इज्जत नहीं करता, उसके पावर्स के लिए उसे यूज करना चाहता है। एंड इवेंचुअली उसका ये गिल्ट एक इच्छा में तब्दील हो जाता है, जहाँ पे वो पॉलिटिक्स में एंटर कर जाता है जस्ट बिकॉज अपने दूसरे बाप की इच्छा पूरी करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने मानव में देखा ही है, गैब्रम किम को बनना था एक पॉलिटिशियन, लेकिन जेम्स ली को चलना था गैब्रम किम के नक्शे कदम पे जस्ट बिकॉज वो उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, उसके लिए वो एक फादर फिगर था लिटरली, तो वो उसके पाथ पे चलने लगा। अब कुछ लोग बोलेंगे उसको अंडरवर्ल्ड का किंग बन जाना चाहिए था, लेकिन भाई उसके दूसरे बाप ने लिटरली अंडरवर्ल्ड की गद्दी छोड़ दी एंड अपर वर्ल्ड का किंग बनने चला गया, तो वो क्यों अंडरवर्ल्ड का किंग बने? तो उसने गैब्रम किम के पाथ पे चल के अपर वर्ल्ड का किंग बनना चूज किया। लेकिन अगर जेम्स को अपर वर्ल्ड का किंग बनना ही था तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि उसे डैनियल को जिंदा क्यों पकड़ना था? बिकॉज शायद से ऐसा हो सकता है जो एलाइट की कॉन्शियसनेस है जो अभी करंटली गैब्रम किंग की बॉडी में, उसने जेम्स को प्रॉमिस किया होगा कि तू मेरे को डैनियल की सेकंड बॉडी लाके दे एंड इट विल बी पॉसिबल टू रिवाइव गैब्रम किम अगेन। क्या बक रहे हो माधव? इन द सेकंड बॉडी विच इज ऑलमोस्ट परफेक्ट एज गैब्रम किम। वेल देन अगर सेकंड बॉडी का इतना ज्यादा झोल झमेला चल ही रहा है तो हम कैसे भूल सकते हैं हमारी क्रिस्टल को, क्योंकि लुकिज्म वर्ल्ड के अंदर कुछ ही बंदे हैं जिनके पास सेकंड बॉडी एग्जिस्ट करती है या फिर सेकंड बॉडी होने का दावा होता है। एंड इस बंदी की हमने सेकंड बॉडी लिटरली देखी है, शायद से इस बंदी की सेकंड बॉडी बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे वाली आर्क सेटअप करने के लिए, इसीलिए पीटीजे सेंसे ने इस बंदी को बचा के रखा हुआ है। वरना तुम ही बताओ वो इसको 1 ऑफ द 10 जीनियसेस में क्यों रखते? और रखने से याद आया, वैसे क्रिस्टल है तो बहुत ही वैसे अश्लीलता से याद आया, रिसेंट चैप्टर में भाई बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं है, बस खून खराबा है भाई। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? सरेआम गले कट रहे हैं, किसी जानवर का दिल खाया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं तुम्हें अगर इस चैप्टर को बहुत सिंपली समझाना चाहूँ तो ये है स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर्क। वाह मोदी जी वाह, इतना खतरनाक समझाया ना मैंने। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे जिन्नुंग मामा का सफर सारे के सारे बंदों को यूनाइट करने का। एंड पहले चैप्टर में ही हम लोगों ने इतने बड़े बड़े बिग शॉट्स को देख लिया है, सारे के सारे प्री जनरेशन के बिग शॉट्स एक चैप्टर में हमने देखे। यहाँ तक कि हमने एक ऐसे बंदे को भी देखा जिसको प्राइम में हमने आज तक देखा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बाकी बंदों की बात नहीं कर रहा, मुजिन जिन वगैरह, मैं बात कर रहा हूँ गो के मास्टर की। भाई ये मीशो का निक फ्यूरी, ऊपर से इसके हाथ में हावरैंग सोड। बाकी सबके अपीयरेंस भी मेरे को अच्छे लगे, लेकिन सबसे अच्छा जो अपीयरेंस लगा मेरे को वो लगा मेरे को मिस किम का।
खैर आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग को ये पता चलने वाला है कि जिन्युंग मामा, हमारे गबरी चच्चा और हमारे गिरे हुए एंजल यानी जेरी के पप्पा जी कैसे यूनाइट करेंगे पूरी की पूरी फिस्ट गैंग को, और क्या ये लोग सफाया कर पाएंगे अगले चैप्टर तक ये पूरे के पूरे यामाजाकी सिंडिकेट को। वैसे लगता तो नहीं है क्योंकि ये आर्क बहुत ज्यादा लंबी खिंचने वाली है, इसका मतलब मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है। एंड हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरी स्टोरी टाइम वीडियो नहीं देखी है तो भाई बहुत मेहनत से बनाई है, जाके देख लो। बाकी एक सेकेंड, मैं कुछ भूल रहा हूँ, हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे कमेंट में बताना क्या मेरे को और भी एनिमेस पे वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। मैं मिलता हूँ तुम लोग को किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।